हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन जो इंडिया की सभी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और आज के यह जो हम क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे, तो यह क्वेश्चन के साथ साथ मैं इसका जो आंसर है उसका विश्लेषण करके भी दूंगा। और साथ में जहां चित्र की आवश्यकता है वहां चित्र भी मैंने डाले हैं, जिससे आप लोगों को विश्लेषण और चित्र में देखकर यह सीधे आप लोगों के मस्तिष्क में सेट होता जाएगा। यानी कि अगर वीडियो आप एक ही बार कंप्लीट देखते हैं तो यह आप लोगों के मस्तिष्क में फीड होता जाएगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही प्रतिदिन नए नए एमसीक्यू क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूं जिससे आप लोगों को अच्छी तरह दिखे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, किस कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो माइट्रोकांडिया को कोशिकांग के माइट्रोकांडिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी। अब कुछ माइट्रोकांडिया के बारे में जानते हैं कि यह क्या होता है और क्या कार्य करता है। तो माइट्रोकांडिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। माइट्रोकांडिया एक दोहरी झिल्ली का वाह्य कोशिकांग होता है। वाह्य वाह्य झिल्ली चिकनी होती है और भीतरी अंगुली नुमा संरचना की क्रस्टी का निर्माण करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है। यानी कि इसमें जो एंजाइम होता है इसको पावर हाउस इसलिए कहते हैं। ये तो हुआ अपना जैसे पूरा कोशिका, और यह आपको कोने पे दिख रहे हैं ना, यही यही है माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हीं को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो यह इसमें जो एंजाइम होता है उससे श्वसन होता है, इसलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ऑप्शन सी माइट्रोकांडिया। और हमारा माइट्रोकांडिया ऐसा दिखता है, और यह कोशिका का पूरा भाग है, और ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, यही माइट्रोकांडिया होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज की गई थी। तो सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन आप यहाँ कुछ पॉइंट याद जरूर रखें कि अगर क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको आंसर लगाना है स्लाइडेन और यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यानी कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा। अगर जीवित का पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो स्लाइडेन और स्वान द्वारा। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। और अगर सर्वप्रथम का, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन ही आया है तो इसमें भी आपको रॉबर्ट हुक ही लगाना है। तो इन पॉइंटों को भी आप विशेष याद रखना। चलिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। उन्होंने साधारण सूक्ष्मदर्शी से कॉर्फ की पतली काट में मृत कोशिकाओं को देखा, जिसे उन्होंने कोशिका नाम दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में समुदाय और उसका परिवेश शामिल होता है। यानी कि कोई भी समुदाय है, जैसे कि यहाँ आप चित्र भी देख सकते हैं, ये है पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें जीव जंतु भी आते हैं, बादल भी आते हैं, सोलर रेडिएशन यानी कि सूर्य से जो प्रकाश किरणें, ये सब आता है, यह भी पारिस्थितिकी तंत्र का भाग है। और
आग हुआ, मतलब कि जो मछली हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, या सभी, यानी कि जैसे कि आप यहाँ ऊपर ही देख सकते हैं कि कोई समुदाय और उसका परिवेश, जैसे कोई भी समुदाय है और उसका पूरा परिवेश पारिस्थितिकी तंत्र में आता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत समुदाय और उसका परिवेश सम्मिलित है। यह जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनता है, अतः जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सब जीवित ही वस्तुएं आती हैं, जीवित या मृत दोनों आ सकती हैं। जैसे कि हमारा बादल है, यह चलते तो हैं लेकिन यह जीवित नहीं है। इनको इनको हम एक जीवित वस्तु या जीव नहीं कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन में जहां आपको जरूरत है वहीं मैंने चित्र लगाए हैं, जिससे आप लोगों को आसानी से अच्छी तरह समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 4, मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका। अब यह होती कहाँ है? तो यह सॉरी, तो यह मानव के मस्तिष्क में होती है और यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और इसकी जो लंबाई है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि मानव मानव शरीर के तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई है, जो इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। अब सोचिए कि हमारी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वह 1-1 मीटर लंबी, 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर लंबी तक होती हैं। और यह तंत्रिका कोशिका में केंद्रक होता है, जो पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ अब आप देखिए कि हमारे मस्तिष्क में 90 सेंटीमीटर से एक एक मीटर लंबी कोशिकाएं होती हैं और यही यही हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं कि कौन से, जैसे क्या कार्य हुआ है तो उसका आंसर क्या देना है, यह सभी यही कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं। और इसके साथ साथ आप 2 पॉइंट और विशेष याद रखना। क्वेश्चन अगर ये आता है कि मानव में मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो वह होता है पुरुष का स्पर्म। पुरुष का स्पर्म। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वह होती है महिला की अंड कोशिका। यानी कि महिला की अंड कोशिका मानव की सबसे बड़ी कोशिका और पुरुष का स्पर्म मानव की सबसे छोटी कोशिका और मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका। तो इन तीनों को आप अलग अलग याद रखना। अगर सबसे लंबी कोशिका पूछे तो तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी कोशिका पूछे तो पुरुष का स्पर्म या शुक्राणु, और अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो वह आपको महिला की अंड कोशिका होती है। तो यह तीनों पॉइंट आप विशेष याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, रक्तचाप, लार आना तथा वमन आदि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो यह होती हैं मेडुला द्वारा। ऑप्शन सी। अब कुछ इसका विश्लेषण भी देखते हैं, यानी कि ये इसके बारे में कुछ और अधिक पढ़ते हैं। तो पहले तो आप ये सोचिए कि अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिस पर स्वयं व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि वह करनी ही पड़ेगी। और ऐच्छिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिसे मानव कंट्रोल कर सकता है। यानी कि जैसे अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे सांस लेना है तो यह एक अनैच्छिक क्रिया है। छींक आना यह एक अनैच्छिक क्रिया है। जैसे सांस ले रहे हैं हम तो ये थोड़ी सोचेंगे कि नहीं हमको अब आज सांस नहीं लेना है तो मर जाएंगे, यानी कि यह सांस तो लेना ही लेना है। यह होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं। तो इसको मेडुला कंट्रोल करता है, जो जो मानव के
जो मस्तिष्क होता है उसके यहाँ पिछले हिस्से में, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह है मेडुला। यह अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, यानी कि सांस लेना है तो लेना है, नहीं तो मर जाएंगे, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं हैं, यह इसको मानव कंट्रोल नहीं कर सकता है, उन्हीं को अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और ऐच्छिक क्रियाएं वह होती हैं जिसे मानव कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हमें भूख लगी है तो भाई अभी नहीं खाना है, शाम तक खा लेंगे, तो हमने उसको कंट्रोल कर लिया, तो वह होगी ऐच्छिक क्रिया। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेन हॉक ने लगाया। ऑप्शन सी, ल्यूवेन हॉक ने। अब इसका कुछ विश्लेषण करते हैं। तो सर्वप्रथम जीवाणु बैक्टीरिया की खोज वॉन न्यूवेनहॉक ने स्वनिर्मित सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया था। यानी कि सरल, यानी कि उन्होंने स्वयं ने, यानी कि सरल और स्वनिर्मित, यानी कि स्वयं द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवाणु का पता लगाया था। तो ऑप्शन सी, ल्यूवेन हॉक। क्वेश्चन नंबर 7, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भृत्ति की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन सी, कोशिका भृत्ति। अब कुछ इसके बारे में डिटेल भी देखते हैं। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में कोशिका भृत्ति के आधार पर अंतर किया जा सकता है, क्योंकि पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी मृत कोशिका भृत्ति सेल वॉल उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं होती है। यानी कि जो पादप यानी कि पेड़ पौधे हैं, उनकी जो कोशिका भृत्ति है वह मृत सेल्यूलोज की मृत कोशिकाओं से बनी होती है। यानी कि जैसे पेड़ के ऊपर की वह छाल होती है ना सूखी, वही कोशिका भृत्ति है, क्योंकि वह बनी तो रहती है सेल्यूलोज से, लेकिन उसमें मृत कोशिकाएं होती हैं। जबकि मानव में, यानी कि ये जीवों में, मानव में यह कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, यानी कि कोशिका भृत्ति नहीं पाई जाती है, तो इसके द्वारा अंतर किया जा सकता है। ऑप्शन सी, कोशिका भृत्ति। क्वेश्चन नंबर 8, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया? तो यह कहा गया डब्ल्यू वेटसन द्वारा। ऑप्शन डी, डब्ल्यू वेटसन द्वारा। विलियम बेटसन ने वर्ष 1905 एवं 1906 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स अथवा आनुवांशिकी शब्द का उपयोग किया था। आनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण या वंशागति की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन डी। अगर आनुवांशिकी जैसे कि शब्द का उपयोग या इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको लगाना है डब्ल्यू बेटसन। और अगर कहीं क्वेश्चन ये आता है जैसे यहाँ आया किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया, यानी कि कहा गया, तो यह कहा गया है डब्ल्यू बेटसन यानी कि विलियम बेटसन द्वारा। और अगर यह आता है कि आनुवांशिकता पर प्रयोग किसने किया था या इसके बारे में पूरी जानकारी किसने दी थी, जैसे मटर के पौधों पर, तो यहाँ आपको लगाना है ग्रेगर जॉन मेंडल। और अगर आनुवांशिकता का शब्द का प्रयोग इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको डब्ल्यू बेटसन लगाना है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, मानव हृदय में कक्षों वेशम की संख्या होती है। तो जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें 4 वेशम यानी कि कक्ष होते हैं। ऑप्शन डी। अब यह भी देखिए कि वह कहाँ होते हैं।
तो यह है हमारे मानव का, यानी कि हमारे हमारे खुद खुद हमारे शरीर का हृदय, यानी कि यह 24 यानी कि 24 घंटे, जब से बच्चे का जन्म होता है तब से यह धड़कना स्टार्ट होता है, और जब तक ये व्यक्ति की मौत नहीं हो जाती है यह परमानेंट कार्य करता है। और अगर कभी क्वेश्चन ये आता है कि शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है, तो भी आपको हृदय ही लगाना है, क्योंकि यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मानव हृदय में कक्षों बेशम की संख्या 4 होती है। अब होती कौन कौन सी है, तो 4 होते हैं। तो 2 होते हैं दाएं साइड और 2 होते हैं बाएं साइड। तो एक एक वाया आलिंद होता है और एक वाया निलय होता है, यानी कि जैसे ये है तो ये है वाया आलिंद और ये है वाया निलय। वाया यानी कि वाया आनंद आलिंद और वाया निलय, दो इस साइड हो गए। और ये है दाया आनंद ऊपर वाला, और ये है दाया निलय और दाया निलय, यानी कि दो इस साइड, यानी कि यह है विभाजन दीवार, यह बीच में दीवार है, यह दोनों को विभाजन करती है। तो ये ऊपर वाले होते हैं आलिंद और नीचे वाले होते हैं निलय। तो दो बाएं और दो दाएं, यानी कि एक एक बाएं साइड एक आनंद और एक वाया आनंद और एक वाया निलय और एक दाया आनंद और दाया निलय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एडिसन रोग की खोज किसने की थी? तो एडिसन रोग की खोज थॉमस एडिसन ने की थी। ऑप्शन ए, थॉमस एडिसन ने की थी। अब कुछ इसके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। थॉमस एडिसन ने एडिसन रोग की खोज की थी, जिसका प्रमुख कारण एड्रीनल ग्रंथि द्वारा ग्लू ग्लूकोर्टिकोइड्स का अल्प स्त्रावण होता है। ऑप्शन ए, थॉमस एडिसन ने। क्वेश्चन नंबर 11, किस संरचना द्वारा गर्भस्थ भ्रूण भ्रूण माता से पोषण प्राप्त करता है? यानी कि किसी महिला के जब पेट में बच्चा रहता है तो वह बच्चा किससे, यानी कि खाना पीना और जो वह बाथरूम कुछ भी या सांस लेना जो भी करता है तो वह किसके द्वारा करता है? तो वह करता है ओवल। ओवल, ऑप्शन सी। इसी को ओवल भी बोलते हैं, प्लेसेंटा भी बोलते हैं और हमारी देहाती भाषा में इसको नरा भी बोलते हैं। तो यह होती है ओवल या प्लेसेंटा, जो सीधी बच्चे के पेट से होकर सीधी माँ के पेट में धसी रहती है, यानी कि यह माँ का पेट और यहाँ इसमें इस तरह से धसी रहती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जाती है, जो बच्चा मल मूत्र करता है वह भी इसी से बाहर जाता है, और जो सांस के लिए ऑक्सीजन आती है वह भी इसी से आती है। तो प्लेसेंटा के द्वारा प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण माता के गर्भावस्था में पोषण प्राप्त करता है। तो यह होती है हमारी प्लेसेंटा। ऑप्शन सी, ओवल इसी को कहते हैं और प्लेसेंटा भी इसी को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पादपों में जाइलम ऊतक किसके लिए उत्तरदायी हैं? तो पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में जाइलम ऊतक जल का वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी, जल का वहन। अब देखिए, पादपों में यह दो आप हमेशा दो मुख्य पॉइंट याद रखना, जाइलम और फिलोयम। जाइलम, जा से आप याद रखना कि जल का या जड़, यानी कि जाइलम जड़ से जो कार्य करता है, आप लोग इसी तरह से याद रखना, क्योंकि जाइलम और फिलोयम वैसे याद रखेंगे तो वह भूल जाते हैं कि कौन सा क्या कार्य करता है। तो जाइलम का जड़ से आप याद रखना कि जाइलम का जड़ से कार्य होता है, जड़ से पानी आनी और जो भी पोषक पदार्थ है उनको खींचकर पत्तियों और तने और पूरे पेड़ में भेजना। और फ्लोएम का कार्य होता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को ऊपर से पूरे नीचे तक पूरे पेड़ में भेजना।
तो यह जाइलम और फ्लोएम के कार्य होते हैं। लेकिन फिलहाल इसमें जाइलम का पूछा गया है, तो जाइलम का कार्य होता है, इसमें है जल का वहन। लेकिन जल का वहन तो करता ही करता, साथ में जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं यह सभी जाइलम द्वारा पौधे में भेजे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, जाइलम, जाइलम तो ये है ऊपर का निशान, यानी कि नीचे जड़ से ऊपर पानी और सभी पोषक तत्व भेजता है। और ये है फ्लोएम। वैसे इसमें फ्लोएम का तो कुछ पूछा नहीं गया, लेकिन क्वेश्चन फ्लोएम से भी आ सकता है, तो इसको इसको भी आप याद रखना। और फ्लोएम, फ्लोएम नीचे से ऊपर का कार्य भी कर सकता है, ऊपर से नीचे का कार्य भी कर सकता है, यानी प्रकाश संश्लेषण बने बने हुए भोजन को पहले ऊपर से नीचे जड़ तक भेजता है, फिर जड़ से सभी जगह भेजता है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों का कार्य। इसका मेन कार्य होता है भोजन को ऊपर से नीचे पहुंचाना और पूरे वृक्ष में पहुंचाना। और फ्लोएम का ये सॉरी जाइलम का काम होता है जड़ से पानी और पोषक तत्वों को पूरे पेड़ में भेजना। जैसे आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, ये है फ्लोएम और ये है जाइलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले तो आप यहाँ पर चित्र देखिए, जहां पर जैसे ही आप चित्र देखेंगे तो इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं, यानी कि कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले ए, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, यानी कि इंग्लिश में न्यूक्लियस और हिंदी में केंद्रक न्यूक्लियस में होते हैं, तथा प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो अब मैं आपको इसका थोड़ी विश्लेषण करता हूं। जैसे यहाँ कहा गया है कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, पहले तो आप न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में कुछ समझिए। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यह उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस प्लस चार्ज होता है। तो पहले तो आप ये तीनों तीनों को याद रखना कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, वह उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ यहाँ बोल रहा है कि न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं। अब देखिए आप चित्र में, जैसे कि वहां बोला गया है कि न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो यहाँ आप देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस। तो यहाँ यहाँ क्या है, ये तो हो गया नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस, नाभिक, न्यूक्लियस या केंद्रक किसी को बोलते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यह तो है प्रोटॉन, और जिस पर कोई चार्ज ना हो यानी कि उदासीन कण, यह है न्यूट्रॉन। और जो बाहर दूर दूर घूमते हैं, जो इर्द गिर्द घूमते हैं, वह हैं यह माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। पहले आप इनको ध्यान दीजिए, यानी कि जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो यह तो गलत हो गया कि न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो यह तो गलत हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी नहीं होते हैं, तो यह भी गलत हो गया। अब देखते हैं सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। यानी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। तो यहाँ प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, तो यह इतना तो सत्य हो गया। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के यानी कि नाभिक के इर्द गिर्द या गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो यह भी सही है, क्योंकि ये देखिए आप, ये इर्द गिर्द जो चक्कर लगा रहे हैं यही इलेक्ट्रॉन है, तो यह अपना बिल्कुल सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वह भी गलत होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो इसको इसको यह भी गलत है, क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है, ऑप्शन सी। मुझे आशा है कि ये जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूं, यह क्वेश्चन आपके सीधे माइंड में सेट होते जा रहे होंगे, क्योंकि साथ में जो चित्र के हिसाब से
आप लोग देखते होंगे, उसमें बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन की परत संरचना वाला अपर रूप है। तो कार्बन की परत संरचना वाला अपर रूप है ग्रेफाइड, ऑप्शन सी, ग्रेफाइड, ऑप्शन सी। ये है, जैसे ये है ग्रेफाइट की संरचना, यानी कि परत दर परत होता है, यानी कि यह हो गई नीचे वाली परत, फिर यह नीचे वाली परत, यह उसके ऊपर परत और यह उसके ऊपर परत, इस प्रकार परत दर परत होता है। ग्रेफाइट कार्बन का पर्वतीय अपर रूप है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल पर निकटवर्ती 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ग्रेफाइट में चादर जैसी संरचना होती है, जो षटकोणीय व्यवस्थित परतों को एक दूसरे के ऊपर ऊपर रखने से बनती है। ग्रेफाइट अपनी पर्वतीय संरचना के कारण मुलायम, मृदु तथा विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि ग्रेफाइट है या विद्युत का सुचालक भी होता है, कि अर्थात अगर हम इसको इसको विद्युत यानी कि लाइट में टच करेंगे तो इसमें हमको करंट लग सकता है, यानी कि करंट लगता है। तो इस प्रकार से हमारी ग्रेफाइट की संरचना होती है, यानी कि नीचे परत, फिर उसके ऊपर परत, फिर उसके ऊपर परत। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है। तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, 18 कैरेट सोने में होता है। तो 18 कैरेट सोने में 75% सोना होता है। और अगर कहीं आपको ये पूछ दिया कि 15 कैरेट सोने में या 16 कैरेट सोने में या 20 कैरेट सोने में, तो मैं यह आपको आज समझाता हूं, जिससे आप कभी भी कि सोना, जैसे कोई बोल रहा है कि 15 कैरेट या 16 कैरेट या 20 कैरेट का है, तो उसमें सोना कितने प्रतिशत है। तो अगर जैसे कि मैं आपको यहाँ 18 का उदाहरण दे देता हूँ, अगर वहां पूछा है कि 18 कैरेट में सोना होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ 18 18 में 100 का 100 का गुणा करना है। और यह तो आप सभी को पता होगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर सोने की मात्रा निकालनी है, कोई भी जैसे 15 कैरेट कह दे, 16 कैरेट कह दे या 20 कैरेट कह दे, तो आपको शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। तो आप लोगों को यहाँ नीचे 24 रख के 18 और 100 का गुणा करके 24 का भाग दे देना है। और इसका जो आंसर आएगा 24 का, जब 18 जैसे 18 गुणे 100 करेंगे तो 1800 होगा, और 1800 में 24 का भाग होगे देंगे तो यह 75% आएगा, और यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 18 कैरेट सोने में 75% सोना होगा। और अगर 16 का पूछा है, तो जहां आपने 18 लिखा है यहाँ 16 लिख दीजिए और 100 का गुणा कर दीजिए और 24 का भाग दीजिए, फिर जितना परसेंट आता है तो उतना परसेंट सोना होगा, यानी कि 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, तो इसलिए 24 का भाग देते हैं। अब मुझे आशा है कि आप लोग कभी भी निकाल सकते हैं कि यह इसमें सोने का कितना प्रतिशत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर नियोन और पारद वाष्प भरी जाती है, यानी कि जब ट्यूबलाइट पे निम्न दाब पर नियोन गैस, नियोन भी भर सकते हैं, और अगर नियोन ना हो तो आर्गन भी भर सकते हैं, लेकिन साथ में पारद पारद यानी कि पारद का वाष्प आपको जरूर उसके साथ डालनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जैसे कि यहाँ आर्गन है, तो आर्गन के साथ आर्गन, और जैसे कि यहाँ है नियोन और पारद वाष्प, तो यहाँ भी होता कि आर्गन और पारद वाष्प, तो यह भी हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ है नियोन और पारद वाष्प, तो यह हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भरी दोनों जा सकती हैं, आर्गन भी भरी जा सकती है और नियोन भी, लेकिन उसके साथ पारद वाष्प भरना जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो वह है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी,
सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि जब फोटो खींचते हैं उसको धुलते हैं, बोलते नहीं है कि फोटो धुल जाने दो, तो उसी को सोडियम थायोसल्फेट सल्फेट के द्वारा धुला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, अश्रु गैस। अश्रु गैस का अर्थ है आंसू गैस। अश्रु गैस है तो अश्रु गैस है अमोनिया, यानी कि अमोनिया को अगर हम जैसे कि हमारी आंखों में अमोनिया गैस चली जाएगी तो हमारी आंखों में जलन होने लगेगी, जिससे जलन की वजह से आंसू आने लगेंगे, इसलिए अमोनिया को अश्रु गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक। और अगर यह पूछे, क्वेश्चन यह आता है कि आवर्त पुरानी यानी कि जो प्राचीन आवर्त वर्गीकरण है वह किस आधार पर किया जाता था, तो वह किया जाता था परमाणु भार के आधार पर, लेकिन आधुनिक आवर्त वर्गीकरण परमाणु क्रमांक के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ऑप्शन सी। जैसे कि यहाँ आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि फोटो में उतना साफ नहीं आ पाता है। तो यह है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। जैसे कि ये है, 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, तो यही है हमारे परमाणु क्रमांक। और जो आपको ये नीचे दिख रहा है ना, ये जैसे से 6.94, तो यह है परमाणु भार। तो पहले इसके आधार पर इनको तत्वों को बांटा गया था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर बांटा जाता है। और परमाणु क्रमांक होते क्या हैं? तो परमाणु क्रमांक वह होते हैं जिसमें जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें कितने प्रोटॉन हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। चलिए, जैसे हाइड्रोजन का एम में एक एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक प्रोटॉन है इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, जबकि इसमें न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। तो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है कोलतार और तथा पेट्रोलियम। ऑप्शन सी कोलतार तथा पेट्रोलियम। कोलतार यानी कि जो हमारे रोटों पर डलता है ना, उसी को कोलतार बोलते हैं, और अपनी देहाती भाषा में उसको डामर बोलते हैं। तो वही है कोलतार तथा पेट्रोलियम। इसमें कार्बन यौगिकों का मुख्य स्रोत है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है तो वही कार्बन निकलती है, तो यह कार्बन के मुख्य स्रोत होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? यानी कि सामान्य सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में, यानी कि पत्थर जैसी अवस्था में रहे। तो आयोडीन यह ठोस अवस्था में रहता है सामान्य ताप पर, जबकि क्लोरीन यह गैसीय अवस्था में रहती है, फ्लोरीन यह भी गैसीय अवस्था में रहती है, और जो ब्रोमीन है यह तरल अवस्था में, यानी कि जो पानी की तरह होता है उसे उसे तरल अवस्था बोलते हैं, तो वह ब्रोमीन तरल अवस्था में रहता है, जबकि सामान्य ताप पर आयोडीन ही ठोस अवस्था में रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रिक आवेश के वाद प्रवाह की दर का मात्रक है। तो इलेक्ट्रिक आवेश के वाद प्रवाह की दर का मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन डी, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 24, 1 जूल तुल्य होता है। यानी कि यहाँ तुल्य दिया है तो कुछ बच्चे तो इसी में भ्रमित हो जाएंगे कि ये क्या तुल्य दिया है, जिनको पता नहीं होगा। तो तुल्य कब अर्थ होता है? तुल्य या बराबर। यानी कि क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि 1 जूल बराबर होता है, लेकिन यहाँ दिया है कि 1 जूल तुल्य होता है। तो 1 जूल तुल्य होता है 1/4 कैलोरी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 कैलोरी। तो 1 जूल के बराबर होता है 1/4 कैलोरी। ऑप्शन
डी, यानी कि अगर 1 जूल है कहीं तो वहां 1/4.2 कैलोरी है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, यह जो एक चक्कर करने में जितना समय लेता है उतना ही समय वह ग्रह भी अपना एक चक्कर पूरा करने में लेता है, तो वह है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी। मंगल ग्रह और पृथ्वी का जो समय को एक ही चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उतना ही मंगल ग्रह को भी लगता है। जैसे कि मैंने यहाँ आपको चित्र में भी दे रखा है, यहाँ भी आप समझ सकते हैं, यह है हमारी पृथ्वी और यह है मार्स यानी कि मंगल। अब इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी। खगोलविदों के अनुसार पृथ्वी के दिन का मान 23 घंटा 56 मिनट व 23 सेकंड है, यानी कि जो पृथ्वी है अपनी जो घूर्णन कर रही है अपनी जगह पर, वह 23 घंटा 56 मिनट व 23 सेकंड में अपना अक्ष का एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब देखिए आप, यहाँ दिया गया है 23 घंटा 56 मिनट व 23 सेकंड। इसके लिए आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूँ। लेकिन नॉर्मली हम कहें तो हमारी नॉर्मली में बोलते हैं 24 घंटा का एक दिन होता है, लेकिन जबकि एक दिन 23 घंटा 56 मिनट 23 सेकंड का होता है। तो जो 56 मिनट है इसमें और 23 सेकंड है इसमें अभी 56 में तीन से साढ़े तीन यानी कि 3 मिनट और 37 सेकंड बाकी हैं, और यह 3 मिनट और 37 सेकंड ही पूरे वर्ष जुड़ के 4 वर्ष में जुड़ के एक दिन का निर्माण कर लेते हैं। यानी कि आपने सुना भी होगा कि 4 वर्ष एक लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आता है। तो यही जो 3 मिनट 37 सेकंड बचते हैं, यह 4 साल में लगातार जुड़ के एक दिन का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए वह लीप वर्ष हो जाता है, तो उसे लीप वर्ष बोलते हैं। वह इसी से बनता है। अब अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो पृथ्वी को 23 घंटा 56 मिनट व 23 सेकंड और उसके अक्ष का झुकाव 23 अंश 27 मिनट है 27 मिनट है। उसी प्रकार मंगल मार्स के दिन का मान 24 घंटा 37 मिनट और 23 सेकंड तथा अक्ष का झुकाव 23 अंश 59 मिनट है। इसलिए मंगल और पृथ्वी ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ मैंने 3 या 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तब वस्तु गति करती है, तब वस्तु गति एक समान त्वरण में करती है, ऑप्शन बी। एक समान त्वरण में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, कार्य की, तो कार्य यानी कि जो अपना कार्य है, यह कार्य की केवल परिमाण होता है, यानी कि जो कार्य है अपना इसका केवल परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती है, इसलिए यह एक अदिश राशि होती है, और जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है वह सदिश राशि कहलाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्य का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 28, सामान्य फिटकरी का सूत्र है। तो सामान्य फिटकरी का सूत्र है K2SO4 Al2SO4 3.4
24H2O। तो यहाँ पर ये जैसे K2 लिखा है तो इसको आप ऐसे समझना, K2SO4, इस पर आप विशेष ध्यान देना क्योंकि यह मिस्टेक टाइपिंग में हो जाती है। तो K2SO4 यह ऑप्शन ए, यह फिटकरी का सूत्र होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। जो हमारा मस्तिष्क है इसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी आधारभूत इकाई होती है। तो न्यूरॉन, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको समझाया भी था कि मानव की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन ही है। और न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की, यानी कि तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, जिससे हमारा पूरा शरीर में मस्तिष्क जिससे कंट्रोल करता है, मस्तिष्क के अंदर जो तंत्रिकाएं होती हैं उन्हीं को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो यह तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है न्यूरॉन। यह है अपनी पूरी न्यूरॉन, और यह है केंद्रक, और यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज के हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न, कीटाहारी पादप कौन सा है? तो यूटिकुलेरिया एक कीटाहारी पादप है, ऑप्शन सी यूटिकुलेरिया। यहाँ आप चित्र भी देख सकते हैं, यह है यूटिकुलेरिया। यूटिकुलेरिया एक जलीय कीटाहारी पादप है जिसकी पत्तियां छोटे छोटे खंडों में बटी होती हैं। यह पादप नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जलीय कीटों को खाते हैं। यानी कि यह जल में होता है, जैसे कहीं तालाब है तो उसमें यह होता है, और यह कीटों को इसलिए खाता है कि यह अपने शरीर में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीड़ों को खाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कीटाहारी पादप यूटिकुलेरिया है, ऑप्शन सी। तो चलिए हमारे विज्ञान के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आप लोगों को आज का ये समझाने के अनुसार अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ऐसे ही प्रतिदिन वीडियो बनाया करें, यानी कि साथ में विथ चित्रों के, जिससे आसानी से समझ में आता होगा। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।